गरीब देवरानी। पुटकी नाम के एक छोटे से शहर में सोमेश्वरी का परिवार रहता था। सोमेश्वरी एक बहुत ही खड़ूस औरत थी, जिसे अपने घर की सत्ता अपने हाथ से छोड़ना मंजूर नहीं था। उसकी मर्जी के खिलाफ उसके घर पर एक पत्ता भी नहीं हिल पाता था। एक दिन सोमेश्वरी अपने छोटे बेटे गोपाल से कहती है, ये ले कुछ पैसे। पैसे किस लिए माँ? अपने लिए कुछ कपड़े खरीद ले। आज एक लड़की को देखने जाने वाली हूँ मैं। ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं, पर लड़की अच्छी लगी मुझे। अब वो भी तुझे देखने आएंगे, तो ढंग के कपड़े खरीद कर रख ले। कुछ ही दिनों में तेरी शादी तय हो सकती है, तो काम आएंगे। जी माँ। सोमेश्वरी लड़की वालों के घर के बाहर पहुंचती है। क्या पंडित, तू इसके लिए कह रहा था? हाँ, ये गोवर्धन रिश्ते को मना कर देगा? ये खपरे के घर में रहने वाला गोवर्धन मेरे घर से आए रिश्ते को मना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस तू अंदर चल और मेरी बोली देख। सामने से अगर लड़की के बाप ने रिश्ते के लिए हामी ना भरी, तो मैं भी सोमेश्वरी नहीं। सोमेश्वरी दरवाज़ा खटखटाती है और सरिता दरवाज़ा खोलती है। सरिता के सर पर हाथ रखकर सोमेश्वरी कहती है, कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी भोली, पूरी माँ अम्बा का रूप है। नहीं पंडित भाई साहब, बेटा ज़रा पापा से कहो कि उनकी राजकुमारी को ले जाने लड़के वाले आए हैं। शर्माती हुई सरिता अंदर भाग जाती है और अपने पिता को बाहर भेजती है। सोमेश्वरी गोवर्धन से बातचीत शुरू करती है। देखिए भाई साहब, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये बच्ची चाहिए। इतनी प्यारी बच्ची जिसके भी घर में आएगी, उसका भाग्य उदय हो ही जाएगा। और इस भाग्य उदय का भागीदार हमें बनने का भी मौका दीजिए भाई साहब। जी, देखिए, मैं आपकी किसी भी तरह की मांग पूरी करने में सक्षम नहीं हूँ। मेरे पास केवल कन्या कलश है। हम आपसे कोई मांग करेंगे कि आपने सोच भी कैसे लिया भाई साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना उल्लू कैसे सीधा करना है, ये सोमेश्वरी अच्छे से जानती थी। वो गोवर्धन को इतना ढाढ़स बंधा देती है जिससे उसे लगता है कि सोमेश्वरी के परिवार में उसकी बेटी बहुत खुश रहेगी, और गोवर्धन रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में सरिता की शादी गोपाल से हो जाती है। मान गए सोमेश्वरी जी, आपको तो रिश्ते लगाने का काम करना चाहिए था। गोवर्धन जैसे आदमी से आपने हामी भरवा दी। अरे माना वो गरीब है, पर बड़ा स्वाभिमानी है। किसी के भी घर अपनी बेटी को देने के पहले 10 बार जांच पड़ताल करता है, पर आपकी बोली के आगे वो लड़की को देखने तक नहीं आया। पूरे शहर में सिक्का चलता है सोमेश्वरी का। अपना काम निकालने के लिए कभी चढ़ना भी पड़ता है और कभी उतरना भी पड़ता है। और मैं दोनों में माहिर हूँ पंडित जी। गृह प्रवेश के तुरंत बाद, आओ आओ देवरानी, अपना घर संसार तो देखो। ये सुनते ही सरिता घर की ओर देखने लगती है। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रही हो बहुरानी, तुम्हारा घर संसार तो ये रसोई है। चलो ज़रा तुम्हें रसोई का दर्शन करवा लूँ, क्योंकि अब आज के बाद ससुराल के नाम पर तुम्हें एक ही कमरा मिलने वाला है, रसोई घर। जी मैं समझी नहीं। अरे समझोगी भी कैसे, तुम्हारे घर कभी कोई काम वाली रही नहीं होंगी ना, जो तुम्हें पता चले कि काम वालियाँ कहाँ से होती हैं। हमारी रसोई जितना तो बड़ा घर है इसका। इससे क्या कुछ पता चलेगा बहू? सारा नियम हो गया कि अभी कुछ बाकी है? कोई खाना देगा कि नहीं मुझे? चलो सरिता संभालो रसोई। अभी अभी पग फेरा किया और सरिता को एक पल भी नहीं हुआ होता कि उसे रसोई में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। ये सरिता के ससुराल में उसका पहला दिन था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और एक अच्छी बहू की तरह खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाती है। खाना तो अच्छा बना लेती हो बहू। ये लो 1001 रुपये, तेरी पहली रसोई का शगुन। अरे गरीब घर से आई है ये, इतना पैसा दिखाकर बिगाड़ना है क्या? 11 रुपया दे दो, बहुत है। वही ना माँ जी, अगर मेरी तरह मुखियाजियों के घर से आती तो अलग बात थी। एक झोपड़ी से आई हुई लड़की को और कितना ही देंगे बाबूजी? वैसे भी इसे आदत नहीं होगी ना इतने पैसे देखने की। सुन सरिता, ज़रा हम सबके बर्तन उठाकर धोने में रखा। जी भाभी, अभी रख कर आती हूँ। ये तो शुरुआत थी। अब सरिता के ससुराल के सभी लोग घर का सारा काम उसी से करवाना शुरू कर देते हैं।
वो घर की बहू कम, नौकरानी ज़्यादा मालूम पड़ती थी। सुबह उठकर दूध लेने से रात के खाने के बर्तन उठाने तक का सारा काम अकेले सरिता ही करती थी। भाभी, आप ज़रा ये मिर्ची काट देंगी क्या? वो कल ना सब्जियां काटते वक्त मेरी उंगली कट गई थी। अगर मैं मिर्ची काटूंगी तो मुझे जलन होगी ना। अरे गरीब घर से आई है तू, तुझे तो इन चीज़ों की आदत होगी। खुद ही काट ले, मुझे बहुत काम है। ये आप क्या कर रही हैं भाभी? मेरे बाबूजी गरीब ज़रूर है, पर उन्होंने मुझे बड़े नाजों से पाला है। तभी वहाँ गोपाल आता है। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम भाभी से? इतनी भी तमीज़ नहीं है क्या तुम्हें? पता नहीं क्यों माँ गरीब घर से लड़की उठा कर ले आई। ना किसी चीज़ की समझ है, ना तौर तरीके की। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। फिर एक रोज़, बहुत प्रॉब्लम हो गया है माँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, ऊपर से सारे कर्जदार छाती पर आकर बैठ गए हैं। अभी के अभी उन्हें पैसे चुकाने होंगे। आज सेकंड सैटरडे है और कल संडे। घर पर ज़रा भी कैश नहीं है। अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो हमारे दुकान पर ताला लगा देंगे। अरे बेटा, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सब सच है? मुझे दुकान से अभी फ़ोन आया। हाँ बाबूजी, हम बुरी तरह फंस गए हैं। मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। मेरे पास जो भी मोटी रकम थी वो मैंने कल ही बैंक में लगवा दी। कैश तो मेरे पास है नहीं। बड़ी बहू, क्या तेरे पास घर में पैसे रखे हुए हैं? पागल हूँ क्या मैं जो अपने पैसे आपको दे दूँगी? एक बार पैसे दिए फिर वापस थोड़ी ना आने वाले हैं। अब मैं मम्मी जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो थे उससे मैंने गहने बनवा लिए। शंभू अपने सारे दोस्तों को फ़ोन लगाता है और गोपाल भी, पर कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। सोमेश्वरी का पूरा परिवार परेशान हो जाता है। कोई इस बारे में सरिता को बताना ज़रूरी नहीं समझता। सरिता रसोई में काम कर रही होती है, तभी फ़ोन बजता है। सरिता फ़ोन उठाती है। जी कौन? क्या भाई, पैसे बचाने का सोच ही लिया है क्या? मेरे हाथ में कल शाम तक 1 लाख रुपए नहीं आए तो जानता है ना, सिक्का चलता है बाजार में मंगू का। मार्केट में मंगू से बैर करके कोई रह नहीं सकता। आप फिक्र मत कीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। लगता है इनके काम में कोई मुसीबत आई है। मुझे कुछ करना होगा। सरिता बचपन से ही पैसे जोड़ा करती थी और ससुराल में आने के बाद भी थोड़े थोड़े पैसे जमा किया करती थी। सरिता उन सारे पैसों को निकाल कर गिनती है। बस 50,000 रुपये, ये तो कम है। अब क्या करूं? गहने बेच दूं? हाँ, यही सही रहेगा। सरिता बिना कुछ सोचे समझे अपने मायके के 2 सोने के कंगन लेकर सुनार के पास उन्हें बेचने के लिए चली जाती है। सरिता कंगन बेचकर जैसे ही बाहर निकलती है, सामने ही गोपाल खड़ा उसे देख लेता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब छोड़िए, ये लीजिए 1 लाख रुपए। इसे मंगू को चुका दीजिए, वरना न जाने वो क्या करेगा। अरे पर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? गरीब घर की ज़रूर हूँ, पर आज तक हम पर कोई पैसे को लेकर कुछ बोल ना सका। बचपन से ही मुझे पैसे जोड़ने की आदत थी। मैंने अपनी गुल्लक तोड़ी तो मुझे उसमें 50,000 मिले। बाकी 50,000 मुझे कंगन बेचकर मिल गए। अब ये सब कुछ छोड़िए और सीधे जाकर इन पैसों को मंगू को दे दीजिए। सरिता की बात सुनकर गोपाल का सर चकरा जाता है। वो उन पैसों को जाकर मंगू को लौटा देता है और अपना बिजनेस बचा लेता है। जैसे ही इस बारे में सोमेश्वरी और बाकी सभी लोगों को पता चलता है, वो लोग जाकर सुंदर को बेचे हुए सरिता के कंगन वापस ले आते हैं। गरीब घर की है, गरीब घर की है, ये कहकर न जाने हमने तुझ पर कितने अत्याचार किए बहू। पर बुरे समय में जब कोई रिश्तेदार, किसी दोस्त ने हमारी मदद नहीं की, उस वक्त तूने हमारी मदद की। मुझे माफ़ कर दे बेटा। हाँ बेटा। तुम्हारा सबसे बड़ा दोषी तो मैं हूँ सरिता, जो तुम्हें पत्नी होने का दर्जा तक ना दे सका। आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। आप सब मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैंने तो बस वही किया है जो एक बहू को करना चाहिए। और इस दिन के बाद सभी की आंखों से घमंड का चश्मा हट जाता है और वे सभी सरिता को बेटी की तरह प्यार करने लगते हैं।